नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। उत्तर प्रदेश में 4 दिन से बारिश का दौर लगातार जारी है। आज सुबह बुधवार को 30 जिलों में बारिश का अलर्ट है। प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं। 22 जिलों में बाढ़ है। प्रयागराज, वाराणसी में एक बार फिर गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। वाराणसी में 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है, तो वहीं प्रयागराज में गंगा और यमुना पिछले 2 महीने में चौथी बार उफान पर है। यहाँ 62 मोहल्ले, 255 गाँव की 3 लाख से ज्यादा की आबादी पर फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बीते कुछ घंटों में गंगा का 2 मीटर तो यमुना का जलस्तर 3 मीटर से ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें कि यूपी के 22 जिलों में बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें वाराणसी, प्रयागराज, औरैया, बहराइच, बांदा, मिर्जापुर, कानपुर देहात, चंदौली, फतेहपुर, कानपुर नगर, बाराबंकी, बदायूं, फर्रुखाबाद, गोंडा, हरदोई, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर, साथ ही शाहजहांपुर और उन्नाव भी शामिल है। योगी सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ितों के साथ मवेशियों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 22 जिलों के 43 तहसीलें और 768 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। इन इलाकों में बाढ़ से 2,52,839 लोग प्रभावित हैं, जिन्हें राहत सहायता प्रदान की गई है। तो वहीं आज गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर समेत कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें, बारिश का दौर लगातार जारी और ऐसे में उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हर जगह जो बारिश है वो देखने को मिल रही है और ऐसे में लगातार प्रशासन की तरफ से राहत लोगों को दी जा रही है। राहत राशि लोगों तक पहुंचाई जा रही है। और चलिए, इसी पर अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। उन सभी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके क्षेत्र में किस तरह की स्थिति है। बहराइच से हमारे साथ विनोद जुड़ गए हैं। इसी के साथ प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, उन्नाव से जुड़ गए हैं और गोंडा से जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। विनोद, सीधा रुख करेंगे आपका। सबसे पहले बहराइच की अगर हम बात करें तो बारिश से लगातार हम देख रहे हैं जलस्तर नदी नालों का बढ़ रहा है और ऐसे में कई नदी नाले उफान पर है। प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि नदी नालों से दूर रहें। जहां पर भी इस तरह की स्थिति है वहां पर सतर्कता बरतने की अपील की गई। बहराइच की अगर मैं बात करूं तो क्या स्थिति है बहराइच की? जी बिल्कुल ऋषिका, क्योंकि बहराइच नेपाल बॉर्डर के करीब का जिला है और नेपाल बॉर्डर में, नेपाल में जब बरसात होती है, क्योंकि नेपाल के पहाड़ों पर इस वक्त बरसात हो रही है, तो नेपाल का पानी बहराइच हो या लखीमपुर खीरी हो या श्रावस्ती हो, तो ये जो सीमावर्तीय जनपद है अगर बाकायदा नेपाल का पानी और बड़े पैमाने पर लोगों को अपने घरों को छोड़कर निकलना पड़ता है, क्योंकि नेपाल के पानी से बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी हो या अन्य जनपद हो उत्तर प्रदेश के, तो बहराइच से होते हुए वो पानी जब अन्य जनपदों को जाता है, चाहे अभी आप प्रयागराज की बात हमने की, कानपुर की बात की या वाराणसी की बात की, तो बहराइच के पानी जब जैसे जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा अन्य जनपदों में पहुंचता है, वहां दुश्वारियां पैदा कर देता है। बहराइच की अगर इस वक्त अगर बात की जाए तो बहराइच में जो नदियां हैं वो इस वक्त जो है जो खतरे के निशान है उससे नीचे बह रही हैं, लेकिन कटान तेजी से हो रही है। बहराइच की अगर बात की जाए तो बहराइच में नानपारा तहसील, महासी, मोतीपुर, कैसरगंज, तो ये 4 तहसील हैं जो बहराइच की प्रभावित होती हैं। वहीं अगर पड़ोस की बात की जाए, लखीमपुर खीरी की बात की जाए, तो लखीमपुर खीरी में शारदा है, घाघरा है, और श्रावस्ती की अगर बात की जाए तो श्रावस्ती में हमारे यहाँ राप्ती नदी बड़े पैमाने पर श्रावस्ती की 3 तहसीलों को प्रभावित करती है। रिस्का वोटू बिल्कुल। और देखिए विनोद, जिस तरह से आपने बताया, लगातार इस तरह की जो स्थिति है वो हम पूरे उत्तर प्रदेश में बनती हुई देख रहे हैं। चाहे वो प्रयागराज की हम बात कर लें या फिर गोंडा की बात कर लें, हर जगह यही जो आलम है वो देखने को मिल रहा है। और चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं धर्मनगरी प्रयागराज का। पवन पाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, यहाँ पर क्या हालात हैं बारिश को लेकर? क्योंकि देखिए अलर्ट प्रयागराज में भी है। बीते दिनों में भी हमने देखा प्रयागराज में भारी बारिश हुई है, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी है, रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या हालात है प्रयागराज के? अपडेट्स क्या है? प्रयागराज में तो प्रयागराज जो जिला है, प्रयागराज जो शहर है, वो 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। क्योंकि प्रयागराज है, तीनों तरफ से नदियां हैं। एक साइड में प्रयागराज बता हुआ है, तो लगातार जिस तरह से बारिश हुई है, जिस तरह से दूर दराज से बांधों से पानी छोड़ा गया है, तो लगातार प्रयागराज में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और तराई क्षेत्र में जितने भी गांव बसे हैं, चाहे वो शहर हो, चाहे वो सलोरी का क्षेत्र हो, चाहे वो दारागंज क्षेत्र हो, चाहे वो अश्वत्थमेध घाट से लेकर के तराई का जितना भी इलाका है, पूरा इलाका बाढ़ के खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। अगर बात की
जाए बारिश से 2 दिन पहले किस तरह से बारिश प्रयागराज में हुई है और उत्तर प्रदेश में लगभग कई जिलों में बारिश हुई है, इस बारिश की वजह से लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है। और प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन भी प्रयागराज में अलर्ट मोड पे है। जितनी भी बाढ़ चौकियां बनाई गई थी सारे को अलर्ट कर दिया गया। अगर यहाँ पर देखा जाए शरणालय स्थल, तो यहाँ पर जो बाढ़ तराई क्षेत्र में जो इतने भी मकान बने थे, जो घर डूब गए हो, तराई क्षेत्र में लोगों को या बाढ़ राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है और उनको देखभाल अच्छी तरह से की जा रही है। जी और बिल्कुल देखिए पवन, लगातार इस तरह की जो स्थिति है वो हर इलाके में बनती हुई देख रहे हैं। ऐसे में जैसे कि आपने बताया कि जो भी बाढ़ प्रभावित है हम देख रहे हैं, क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी भी कर रहे हैं और ऐसे में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पहुंचाई जाए। ऐसे में प्रयागराज में लगभग कितने इलाके होंगे जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति अभी तक बनी हुई है और कितने लोग वहां पर प्रभावित होंगे? देखिए, अगर बात की जाए बाढ़ से प्रभावित इलाके की तो 65 ऐसे गांव तराई क्षेत्र के हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर राहत शिविरों में लोगों को पहुंचाने की, तो यहाँ से 200 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा चुका है। अगर बात की जाए प्रयागराज के बधवा हनुमान मंदिर जी का, तो चौथी बार इस साल की बारिश में और चौथी बार प्रयागराज के जो कोतवाल हैं, जिनको बड़े हनुमान जी भी कहा जाता है, चौथी बार वो गंगा स्नान किए हैं। इस तरह से माना यह भी जा रहा है जिस तरह से प्रयागराज में बाढ़ का पानी छोड़ा गया या बारिश के पानी से ये गंगा यमुना अपने खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर अभी पीछे है। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, तो प्रशासन अपने हिसाब से अलर्ट मोड पे है, पूरी देखभाल सुरक्षित कर ली गई है। जी बिल्कुल पवन, देखिए लगातार सरकार फोकस उसी पर कर रही है कि किसी भी तरह की परेशानी का सामना किसी को ना करना पड़े, क्योंकि देखिए प्राकृतिक आपदा इसे कहा जा सकता है। बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में प्रशासन के यही प्रयास है कि कहीं पर भी जहां पर भी बाढ़ जैसी स्थिति है वहां पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो पहुंचाई जाए। पवन, मैं आपके पास वापस लौटते हैं। हमारे साथ भूपेंद्र तिवारी भी लगातार बने हुए हैं गोंडा से। सीधा रुख करेंगे भूपेंद्र का। भूपेंद्र, गोंडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमने देखा बीते दिनों भी काफी जोरदार बारिश हुई है और ऐसे में यहाँ पर अलर्ट है क्या? अभी बारिश को लेकर क्या स्थिति है गोंडा में? देखिए, बिल्कुल अगर बात गोंडा की जाए तो जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और विभिन्न बैराजों से जो नदियों में पानी छोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं घाघरा नदी जो अपना रूप लिया था, जो घाघरा नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, तो इस समय की अगर बात की जाए तो घाघरा नदी अपने खतरे के निशान से लगभग 8 सेंटीमीटर अब नीचे बह रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, बारिश का दौर जारी है, तो कहीं ना कहीं जो जनमानस है उनकी कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो जलस्तर है नदी का वो घट रहा है, तो अब घाघरा नदी अपना कटान जो है लगा दी है। कई जगहों पर गोंडा में ऐसी कई जगह है जहां पर घाघरा नदी ने कटान शुरू कर दी है। गोंडा की 2 तहसीलें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आती हैं, कन्नलगंज और तरफगंज। दोनों बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसकी मॉनिटरिंग स्वयं जो है गोंडा जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन कर रही है। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 का गठन किया था, तो टीम 11 के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौके पर पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया था। लेकिन कुल मिलाकर अगर गोंडा की बात की जाए तो 28 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और सारी बाढ़ चौकियों को एक्टिव मोड पर कर दिया गया है कि किसी भी समय जो पानी बढ़ सकता है, जिसको लेकर पूरा प्रशासन बाढ़ क्षेत्रों में लगाया गया है कि जो बाढ़ में फंसे लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे मजरे हैं जो अभी भी बाढ़ से प्रभावित है, जिनको राहत सामग्री प्रशासन के द्वारा मुहैया कराई जा रही है। नावें की व्यवस्था कराई गई है, जिससे जो तराई क्षेत्र में जो बाढ़ में फंसे लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए, जिनको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ रहा था और फिर बारिश होने के बाद जो आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इस महीने के अगले महीने में बाढ़ आने की आशंका जताई गई है, जिसको लेकर जो बाढ़ चौकियां हैं वो अभी भी एक्टिव मोड पे रखी गई हैं कि किसी भी समय घाघरा का जो जलस्तर है वो बढ़ता नजर आ सकता है। लेकिन उससे पहले जो प्रशासन है गोंडा का, वो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि जो मजरे बांध के अंदर जो मजरे हैं, चाहे तलबगंज की अगर बात की जाए तो तलबगंज में बांध नहीं है, लेकिन वहां भी 1 दर्जन से ज्यादा मजरे ऐसे हैं जहां अभी भी बाढ़ का पानी गांव के अंदर घुसा हुआ है। लेकिन फिलहाल प्रशासन उनकी बराबर देखभाल कर रहा है, राहत सामग्री मुहैया करवा रहा है, उनके रहने की उचित व्यवस्था भी करवा रहा है। लेकिन जिस तरीके से घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई दी गई है, तो जो बाढ़ में फंसे लोग हैं उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। जी
बिल्कुल भूपेंद्र, जिस तरह से आपने जानकारी दी है बारीकी से एकदम समझ में आ रहा है कि ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति बनी हुई होगी। बाढ़ जैसे हालात हैं, लोगों में परेशानियां हैं और बस उम्मीद की जा रही है सरकार से, शासन प्रशासन से कि उन तक मदद पहुंचाई जाए, राहत राशि उन्हें मिले और इसके साथ ही उनके विस्थापन को लेकर भी जो इंतजाम है वो किया जाए। चलिए मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ उन्नाव से भी मोहम्मद आमिर खान लगातार बने हुए हैं। आमिर, सीधा आप ही का रुख करेंगे। उन्नाव की अगर हम बात करें तो वहां पर बाढ़ की स्थिति किस हद तक गंभीर है? जी रचिका जी, आपको बताते हैं कि उन्नाव की अगर हम बात करें तो उन्नाव में जो गंगा नदी है उसके रौद्र रूप लेने से उन्नाव में जो बाढ़ की स्थिति बनी थी, उन्नाव जो है खतरे के निशान से कुछ पॉइंट ऊपर बह रही थी। जो उन्नाव का खतरे कहा जाता है वो गंगा जो है उसके ऊपर थी। तो उन्नाव से अगर हम बाढ़ प्रभावित होने की बात करें तो लगभग उन्नाव में कुल 6 तहसीलें हैं, जिसमें से 4 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित थी, जिसमें सफीपुर और बांगरमो और उन्नाव मुख्य रूप से इससे प्रभावित थी। उन्नाव का जो शुक्लागंज है इस वक्त हमारी मौजूदगी पे है। यहाँ का गोताखोर मोहल्ला है जहाँ पे आप इससे पहले भी दिखा जिस तरीके से लोगों के मकान जो है आधे आधे डूब गए। कुल 4 तहसीलों में 52 मजरे ऐसे हैं जो इस बाढ़ से प्रभावित हुए थे, जिसपे अगर हम राहत कार्यों की बात करें तो प्रशासन की ओर से राहत कार्य की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे कैंप थे वो बनाए गए हैं, 5 चौकियां जो बनाई गई हैं, लेकिन जब स्थानीय लोगों से बात करी जाती है तो उन लोगों का कहना है कि जो उनको मदद है प्रशासन की ओर से वो पूरी तरीके से नहीं पहुंच रही है। नाव लगाई गई थी लेकिन नाव से भी लोगों का जो कहना है वो, यानी ये कहा जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अभी तक शासन प्रशासन पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया है। मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगी आमिर, वहां पर कितने क्षेत्र हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और लगभग कितने लोग वहां पर प्रभावित होंगे और क्या अभी तक किसी तक भी ये जो राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं अभी तक कोई भी राहत वहां तक नहीं पहुंची है? जी आपको बता दें, यहाँ पे आप जैसे मैंने कहा कि 6 तहसीलें हैं, जिसमें से 4 तहसीलें जो बाढ़ से प्रभावित थी, जिनमें 5200 परिवार जो अभी तक आंकड़ा लगाया गया है, जो 52 ग्राम पंचायतें जो है उससे प्रभावित थी, जिससे हजारों परिवार जो है जिनमें लोगों को इससे असर पड़ा था, जो इससे बाढ़ से प्रभावित थे। उसमें से काफी हद तक लोग ऐसे थे जो लोग गांव से अपने पलायन कर चुके थे, लेकिन अभी भी एक बड़ा जो रेस्क्यू कहा जाए वो अभी तक लोग अपने मकानों में हैं, वहीं पे बाढ़ का सामना कर रहे हैं, वहीं पे रुके हुए हैं। उसमें प्रशासन की ओर से राहत सामग्री पहुंचाने की, मदद करने की बात कही जा रही है। जो कैंप है वहां पे तो लोगों को मदद मिल रही है, लेकिन जो अभी भी जो बाढ़ के बीच में लोग फंसे हुए हैं वहां तक लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। जब भी उन लोगों से बात करी गई उनका साफ तौर पे कहना है कि जो नाव बड़े बड़े एरियो में 1 से 2 नाव लगाई गई है, उनसे पर्याप्त मात्रा में जो उनका जो साधन है आने जाने का, जो स्कूल से बच्चों को आने जाने का है, वो भी उसमें भी समस्याएं होती हैं और इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं जिससे उनको सामना करना पड़ा है। बिजली पूरी तरीके से कटी हुई है, उससे भी लोगों को काफी कठिनाइयों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल आमिर, और देखिए उम्मीद बस यही की जा रही है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि शासन प्रशासन हर एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है, प्रयास लगातार जारी है और जल्द ही उन क्षेत्रों तक भी राहत पहुंचेगी, मदद पहुंचेगी जहां तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। विनोद हमारे साथ लगातार बहराइच से बने हुए हैं। विनोद, अगर हम क्षेत्रीय असमानता की बात करें, आगे के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की अगर बात की जा रही है तो जो निचले इलाके हैं, जो नदी नालों के तट पर होते हैं, अधिकतर ऐसे इलाकों में ही इस तरह की जो स्थिति है वो बनती है। इसके लिए आगे के लिए क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल लगभग यही स्थिति इन क्षेत्रों में बन जाती है, तो ऐसे में पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए जाते और इस बार क्या कदम उठाए जाएंगे? निश्चित तौर पर इसका, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदा एक मीटिंग की थी और मीटिंग में सभी विधायकों और उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को, मंडलायुक्तों को सख्त निर्देश दिए थे कि बाढ़ से पूर्व की तैयारियां कर ली जाए, क्योंकि जब बाढ़ आती है उत्तर प्रदेश में तो बड़े पैमाने पर लोगों को बेघर होना पड़ता है, रोजी रोटी के लिए मुहाल होना पड़ता है, मोहताज होना पड़ता है और सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देखना पड़ता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो जिलाधिकारी हैं कहीं ना कहीं वो
ऑफिसों में बैठकर वो सिर्फ ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्ट आ जाती है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से आ जाए या तहसील के माध्यम से आ जाए, उसी को लेकर मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया जाते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो वो उत्तर प्रदेश की, चाहे हम बहराइच की ही बात कर लें, बहराइच में जब से अक्षय त्रिपाठी बहराइच के जिलाधिकारी के तौर पे आए हैं तो खुद ग्राउंड पे जा रहे हैं, नदियों के क्षेत्रों में जा रहे हैं। मोनिका रानी भी कुछ एक्टिव थी, लेकिन अन्य जनपदों की अगर हम बात कर लें, अपने श्रावस्ती की मैं बात कर लूं या लखीमपुर खीरी की बात कर लूं, वहां के जो जिलाधिकारी हैं ये भी कहा जा रहा है कि जो दुश्वारियां हैं, जो नदी क्षेत्रों में जो दुश्वारियां हुई है, जिलाधिकारी सिर्फ गाड़ियों में बैठकर क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं, ग्राउंड जीरो पर नहीं जाते हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं। ये दुश्वारियां हैं। ऐसे में वो शायरी याद आती है कि धूल चेहरे पर थी और आईना सब साफ करता रहा, ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा। तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ग्राउंड जीरो पर अगर बाढ़ से पूर्व की तैयारियां ग्राउंड जीरो पर जाकर करें तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम अच्छा हो और जो लोग त्रासदी झेलते हैं बाढ़ में, कहीं ना कहीं वो त्रासदी से बच सकें। बिल्कुल, देखिए विनोद, कहीं ना कहीं हम यही देखते हैं, प्रशासन की जब लापरवाही सामने आती तो उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, देखिए प्रयागराज की अगर मैं बात करूं तो क्या यहाँ पर भी इसी तरह की लापरवाही प्रशासन की ओर से देखी जा रही है या फिर सर्वे यहाँ पर करवाया जा रहा है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं 4 दिन से इसी तरह की बारिश हो रही है और कई क्षेत्र ऐसे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है और अधिकतर बार ऐसा होता है जहां पर राहत नहीं पहुंच पाती है, जहां तक ना राशि पहुंच पाती है, ना खाने पीने का सामान पहुंच पाता है, वो लोग सिर्फ गुहार लगाते रह जाते हैं। इस बार जब स्थिति ये बनी है, 4 दिन से बारिश का दौर जब लगातार जारी है, तो क्या किसी तरह का ग्राउंड पर कोई सर्वे कराया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है? देखिए ऋषिका, अगर बात की जाए प्रयागराज में इसमें बाढ़ की स्थिति थी और बाढ़ से सरकार के द्वारा क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से प्रयागराज में अभी 2 दिन से गंगा या जमुना का जलस्तर बढ़ा है तो लगातार यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां थी वो तैयारी पूरी कर ली गई है, अलर्ट मोड पे भी है। अगर बात की जाए पिछली बार जो बाढ़ आई थी, पिछली बार की बाढ़ में मेजा क्षेत्र में कुछ ऐसे छिटपुट घटनाएं सामने आई थी कि जहां पर कुछ राहत सामग्री पहुंचने में लेट लपेट हुई थी, जिसकी जो है वीडियो भी वायरल हुआ था। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार भी जिस तरह से गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन राहत शिविरों में लगातार लोगों को ले जाकर वहां पर स्थापित कर रही है, उनको वहां पर राहत सामग्री है वो वितरित किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि बाढ़ जिस तरह से बढ़ रही है तो एनडीआरएफ की टीम भी अपनी मुस्तैदी पूरी तरह से दिखा रही है। जी बिल्कुल पवन, जैसा कि आपने बताया कि प्रयागराज में स्थिति काबू में की जा रही है, यानी कि राहत जो है वो लगभग हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। भूपेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए। भूपेंद्र, देखिए जैसे कि आपने भी बताया कि किस तरह की स्थिति गोंडा में बनी हुई है, ऐसे में अगर मैं प्रबंधन विभाग की बात करूं तो वहां पर गोंडा में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, सर्वे और निरीक्षण किस आधार पर किया जा रहा है? क्या वाकई क्षेत्र की हम बात करें तो हर क्षेत्र का सर्वे कराया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है, फिर उसके बाद हर व्यक्ति तक राहत पहुंच रही है? देखिए बिल्कुल, अगर बात सर्वे की जाए तो गोंडा में सर्वे की टीमें लगाई गई हैं। किसानों को मुआवजे को लेकर जो है सरकार ने जो ऐलान किया था उसके लिए टीम लगाई गई है। लगातार जो है उसका सर्वे हो रहा है कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान अगर किसानों की बात की जाए तो फसलों का हुआ है, तो फसलों का लगातार सर्वे कराया जा रहा है कि कितने हेक्टेयर फसल जो है वो पानी में डूब चुकी है और किसानों को मुआवजा देने का 24 घंटे के अंदर जो ऐलान था, कुछ किसानों को मुआवजा मिल भी चुका है। लेकिन जो लगातार जो घाघरा नदी की, चाहे वो कटान हो चाहे जो घाघरा नदी का लगातार जो जलस्तर बढ़ रहा है, उससे अगर बात की जाए तो लगातार जो जिला अधिकारी हो लगातार कई टीमें लगा दी गई हैं जिसका सर्वे लगातार किया जा रहा है। आखिरकार जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो जो सड़कगंज से ढेमुआ घाट को सड़क जाती है, उस सड़क पर पूर्व सांसद कैसरगंज ब्रजभूषण सिंह का निवास पड़ता है और वहीं के वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान सांसद करणभूषण सिंह का भी वहीं पर निवास पड़ता है। लेकिन ढेमुआ घाट, सड़कगंज से जो ढेमुआ घाट को रास्ता जाती है वो पूरी तरीका से सांसद जी के घर के आगे से ब्लॉक नजर हो गई है, जिससे जो है सांसद जो है करणभूषण सिंह जो कैसरगंज सांसद है, उन्होंने अपने लेटर पैड पर जब स्टीमर की मांग की तो वहां पर स्टीमर की व्यवस्था तो कराई गई, लेकिन 2023 में जब भयंकर बाढ़ आई थी तब उस ढेमुआ घाट की जो रास्ता कर गया था। उसके बाद अभी तक उस रास्ते का निर्माण नहीं किया गया है, जिसको लेकर जो सैकड़ों ऐसे मजरे हैं, जो कुएं हैं, वो अभी बाढ़ के जद में फंसे, उनके आने जाने के लिए
केवल एक ही संसाधन बचा है, वो भी नाव, क्योंकि जो बिल्कुल देखिए भूपेंद्र, जिस तरह की समस्या बता रहे हैं वो बेहद गंभीर है। लोगों को उम्मीद ये रहती है कि जब इस तरह की स्थिति होगी तो सरकार, शासन, प्रशासन उन तक मदद पहुंचाएंगे, और लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो आवाजें हैं वो लगभग हर जगह से सामने आ रही है। उन्नाव से हमारे साथ आमिर भी लगातार बने हुए हैं। आमिर, भविष्य में इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए क्या अभी से कोई प्रयास किए जा रहे हैं, कोई कदम उन्नाव प्रशासन की ओर से उठाए गए हैं? जी रक्षा जी, आपको बता दें अगर भविष्य की हम बात करें तो अभी फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई इस तरीके के नए उपाय नहीं खोजे गए। फिलहाल अभी जो इस टाइम गंगा की स्थिति से लोग निपट रहे हैं उससे ऐसे जो बाढ़ से प्रभावित है उससे निपटने के लिए प्रशासन उसी में लगा हुआ है। तहसील का अमला हो चाहे जिलाधिकारी खुद हो, वो लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनसे जो समस्याएं हैं उनसे लोगों को जो प्रभावित है उनको निजात दिलाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। जो अगर हम उन्नाव में गंगा की बात करें, जलस्तर की बात करें, तो प्रशासन के मुताबिक गंगा के जलस्तर में मामूली गिरावट देखी गई है, लेकिन जहाँ तक स्थानीय लोग हैं उनकी परेशानियों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। उनसे जब भी बात करी जाती है उसमें एक आपको बता दें, ये जो उन्नाव जिला है तो इसमें रूरल क्षेत्र ज्यादा है, जो जिसमें अधिकतर जो लोग हैं वो किसानी से जुड़े हुए हैं। इससे फसलें जो बर्बाद हुई है उनसे किसानों को बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, पशुपालक हैं, तो पशुपालन उनका जो उनकी स्थिति है जो बड़ी दयनीय है, जो बाढ़ के कारण वो अपने मकान छोड़ चुके हैं, वो अपने पशुओं को बेच चुके हैं। उनसे जब बात करी जाती है जो वो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको अभी बाढ़ से निकलने के खत्म होने के बाद भी महीनों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन जो इसके जो आगे के लिए तो अभी फिलहाल किसी तरीके की कोई योजना नहीं बनाई गई है, लेकिन जो मौजूदा समय ये लगातार प्रशासन निगरानी कर रहा है। जगह जगह चौकियां बनाई जा रही हैं, वो वहाँ बनाई गई हैं जहाँ पे प्रशासन की टीमें जो है, तहसील अमला जो है वो लगातार निगरानी अपनी बनाए हुए है। बिल्कुल देखिए, और अब यहाँ पर जरूरत सिर्फ इस बात की नहीं है कि नजर बनाई जाए, सर्वे किया जाए, निरीक्षण किया जाए। जरूरत इस बात की भी है कि जिन लोगों को मदद की जरूरत है, राहत की जरूरत है, उन लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। साथ ही साथ जिन इलाकों में इस तरह की स्थिति हर साल बन जाती है उनको लेकर पहले से कुछ इंतजाम किए जाए ताकि लोगों को इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है, बाढ़ का कहर है। यहाँ पर कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। प्रशासन कोशिश ये कर रहा है, सरकार कोशिश ये कर रही है कि जहां पर भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां तक राहत पहुंचाई जाए। राहत बचाव कार्य लगातार जुड़े हुए हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई हैं। लेकिन उसके बाद भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर प्रशासनिक लापरवाही भी देखी जा रही है, लोगों तक राहत पहुंच भी नहीं पा रही है। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि जिन लोगों को जरूरत है उन तक मदद जल्द से जल्द पहुंचे। और जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि अब सिर्फ आश्वासन की जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात की भी है कि जल्द से जल्द सर्वे कराकर उन लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। फिलहाल के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।